फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के एथिक्स की इन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो अलग अलग संस्थाएं या हमारा जो सार्वजनिक जीवन है उसमें एथिक्स किस तरह से काम करती है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया जो हमारी नियामक संस्थाएं होती हैं, यानी कि जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, उनके लिए एथिक्स किस तरह से काम करती है। इसी तरह से जो हमारे सिविल सेवक होते हैं, यानी कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं, उनके लिए एथिक्स किस तरह से काम करती है, इन चीजों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब देखिए, आज हम लोग इसी तरह के कुछ टॉपिक्स को और डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि एक तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपका जो निजी जीवन है, इसमें एथिक्स किस तरह से काम करती है, यहाँ पर एथिक्स की क्या भूमिका है। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि जो आपका एथिकल बिहेवियर है, खासकर एक ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि आप मान लीजिए एक संगठन में काम करते हैं, मान लीजिए आप पुलिस संगठन में हैं, या आप मान लीजिए रेवेन्यू यानी कि जो इनकम टैक्स का संगठन है, इसमें काम करते हैं। तो कहीं पर भी जब आप काम करते हैं तो आपका जो बिहेवियर है वो एथिकल होगा या अनएथिकल होगा, यानी कि आप नैतिक तरीके से काम करेंगे या अनैतिक तरीके से काम करेंगे, ये किन चीजों से डिसाइड होता है। और देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे एक कारण है कि मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि जो पुलिस विभाग है ये नैतिक रूप से, पूरी तरह से नैतिक रूप से काम क्यों नहीं कर पाता है, क्यों समय समय पर इसके ऊपर आरोप लगते रहते हैं। तो इस तरह के जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे आपको इनकम टैक्स विभाग से मिले, किसी भी विभाग से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई भी क्वेश्चन जब आएगा तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी मदद करेगा। और लास्ट में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे ह्यूमन एक्ट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं हम लोग पर्सनल एथिक्स से। देखिए, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें मैं आपको कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि जो निजी जीवन की हमारी नैतिकता है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। तो देखिए, जो निजी जीवन है इसमें एथिक्स कहाँ कहाँ पे आती है। पहले तो खुद को लेकर के, यानी कि मान लीजिए आपने एक काम किया अपने ऊपर, और इस काम को अगर आप सही समय पे कर देते हैं तो ये क्या है, एक तरह का एथिकल बिहेवियर है, यानी कि आप जो है अपने आप में एक एथिकल पर्सन है। इसी तरह से आप जो बनना चाहते हैं, आप जो कहते हैं कि मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे झूठ से नफरत है, तो क्या सच में आप सच ही बोलते हैं, या फिर जब आपको मौका मिलता है अपने लाभ के लिए आप झूठ भी बोल देते हैं। ये सारी चीजें आपकी एथिक्स से आ गई। इसी तरह से फिर आपकी जो मैरिटल लाइफ है, इसमें आप दूसरे को कितना स्पेस दे रहे हैं, या फिर आप दूसरे पे कितना बिलीव कर रहे हैं, ये कहीं आपके रिलेशन में कोई वायलेंस तो नहीं है। ये सारी चीजें जो है आपकी मैरिटल लाइफ की एथिक्स हो गई। अच्छा, देखिए, हम लोग चिल्ड्रन पे आते हैं। यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूं जिससे कि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाए कि जो एथिक्स है कैसे वो हर मामले में अलग अलग तरीके से काम करती है। जैसे कि देखिए, अक्सर कहा जाता है कि बच्चों को वो करने देना चाहिए जो वो करना चाहते हैं। इसके ऊपर कई सारी फिल्में भी बनी हैं, जैसे आपने 3 इडियट्स देखी होगी, तारे जमीन पर देखी होगी। ये सारी फिल्म यही दिखाती हैं कि एक जो बच्चा है, अगर हम उसका कंप्लीट डेवलपमेंट चाहते हैं, एक संपूर्ण विकास चाहते हैं, तो उसको वही करने दीजिए जो उसकी एक तरह से नैसर्गिक क्षमता है, जिस काम के लिए उसे प्रकृति ने बनाया है। लेकिन इसके विपरीत में भी आपको देखिए कुछ चीजें दिखती हैं। जैसे कि एक फिल्म आई दंगल, वहां पर जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी ये जो रेसलिंग का स्पोर्ट है उसमें नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके जो पिता हैं, जिसकी भूमिका आमिर खान ने निभाई है, उसके बाद भी वो जबरदस्ती अपने बच्चों को इस प्रोफेशन में भेजते हैं, और आगे चल के उनके बच्चे बहुत ज्यादा कामयाब भी होते हैं और उनको अपने पिता से कोई शिकायत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर के 2 केसेस को अगर आप देखेंगे तो बच्चों के ऊपर किसी प्रोफेशन को अपनाने के लिए दबाव डालना आपको अनएथिकल दिखेगा। लेकिन यहीं पे जब आप उसी एक्टर की जब तीसरी आप मूवी देख रहे हैं तो आपको ये चीज नैतिक लगती है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, नैतिकता कोई ऐसी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है जिसके ऊपर आप चलते जाएंगे। नैतिकता चेंज होती रहती है, परिस्थितियों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से नैतिकता चेंज होती रहती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, नैतिकता को आप कुछ जो मानक है उसके आधार पे देख सकते हैं। एक तो आप देख सकते हैं कि इसका इंटेंशन क्या था, यानी कि किस उद्देश्य के साथ ये काम किया गया। इसके साथ ही उस काम का कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है। अगर जो भी एक्शन है, अगर उस एक्शन का कोई नुकसान होने वाला है, चाहे शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, तो फिर उस एक्शन को नैतिक नहीं कहा जा सकता है।
इसके साथ ही देखिए फिर फ्रेंड की बात आती है कि फ्रेंड के लिए एथिक्स क्या है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक जो महाभारत का एग्जांपल है उससे थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए जो महाभारत है इसमें दो फ्रेंड्स हैं। एक तो कर्ण है जो कि दुर्योधन का फ्रेंड है, और दूसरी तरफ कृष्ण है जो कि अर्जुन के दोस्त हैं। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि जो कर्ण है वो जो दुर्योधन है उसको ब्लाइंडली सपोर्ट करता है, यानी कि कर्ण दुर्योधन की हर बात में अपनी हाँ मिलाता है। वो अपनी तरफ से ज्यादा कुछ दुर्योधन को नहीं समझाता, और इसी वजह से जो दुर्योधन है अंतिम रूप से वो नष्ट हो जाता है। वहीं पे जो कृष्ण है वो कभी भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो फ्रेंड की भूमिका में तो है, लेकिन वो कभी भी अर्जुन जो गलत कर रहा है उसमें उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। हमेशा उन्होंने अर्जुन को एक सही रास्ता दिखाया। तो यानी कि जो एक फ्रेंड है उसका एथिकल कंडक्ट केवल इस चीज में नहीं छुपा है कि वो अपने दोस्त को हमेशा हमेशा सपोर्ट करे। इसकी जगह पे जो सही है वो कहना, भले ही आपका फ्रेंड बुरा मान जाए, भले ही वो आपसे दूर हो जाए, लेकिन जो सही है उसको कहना, यहाँ पर एथिकल कंडक्ट है। तो ये कुछ चीजें हम लोगों ने देखी कि आपकी पर्सनल जो लाइफ है इसमें एथिक्स किस तरह से वर्क करती है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपने निजी जीवन में किस तरह से नैतिक होंगे। तो आप बता सकते हैं कि मैं अपने आप में नैतिक बन सकता हूँ। इसके साथ ही जो बच्चे हैं या आसपास का जो कह लीजिए वातावरण है उसमें व्यक्ति नैतिक हो सकता है। जो उसकी मैरिटल लाइफ है उसमें व्यक्ति नैतिक हो सकता है, और जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ भी वो व्यक्ति नैतिक हो सकता है। इसके साथ ही जिन लोगों के साथ काम वगैरह करता है उनके साथ भी नैतिक हो सकता है। अब देखिए तीन शब्दों को समझते हैं। इस तरह के शब्द अक्सर आपके सामने आ जाएंगे, और अगर आप इनका सही से अर्थ नहीं समझते हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। पहला शब्द है मोरल लग। देखिए लग क्या होता है हम सभी जानते हैं, भाग्य। तो मोरल लग क्या है, मान लीजिए ये एक सिग्नल है यहाँ पर। अब इस सिग्नल को मान लीजिए 2 घंटे के अंतर पे 2 बाइकर्स ने तोड़ा। एक जो बाइक चलाने वाला व्यक्ति था, जब इसने सिग्नल को तोड़ा तो आगे कोई बूढ़ा व्यक्ति था, और इस बूढ़े व्यक्ति से ये जाकर के टकरा गया। इसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया और ये व्यक्ति अभी जेल में है। वहीं पे जिस दूसरे व्यक्ति ने सिग्नल तोड़ा, वहां पर जब उसने सिग्नल तोड़ा तो कोई भी नहीं था, तो इसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, या फिर कह लीजिए उसको पुलिस वाले ने रोका और एक बस सिंपल उसके ऊपर चालान हो गया। तो जहां पर एक व्यक्ति को उसी काम करने के लिए जेल में जाना पड़ा, वहीं पे जो दूसरा व्यक्ति है उसने जब सिग्नल जंप किया तो उसको कोई बड़ा भुगतान नहीं करना पड़ा, उसके ऊपर कोई बड़ा पनिशमेंट नहीं आया। तो ये है मोरल लग। यानी कि अगर देखा जाए मोरली तो दोनों ने एक ही गलती की थी, सिग्नल को तोड़ने की, लेकिन जो उसके परिणाम थे वो अलग अलग आए। इसकी वजह से एक व्यक्ति जो है उसके ऊपर ज्यादा पनिशमेंट आ गया, एक व्यक्ति को ज्यादा सजा मिल गई और दूसरे व्यक्ति को कम सजा मिली। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगी। दूसरी चीज आती है मोरल अथॉरिटी। देखिए मोरल अथॉरिटी क्या है, लॉ की अथॉरिटी क्या है कि अगर आप लॉ को तोड़ते हैं तो तुरंत आपको जेल हो जाएगी, या जो भी उसका पनिशमेंट है वो आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो मोरल अथॉरिटी है इसको लेकर के जनरली कोई पनिशमेंट नहीं होता है। मोरल अथॉरिटी का मतलब क्या है, जैसे कि रिलीजन है, रिलीजन ने आपके ऊपर कुछ जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं उनको लागू किया हुआ है। अगर आप इनको नहीं भी मानते हैं तो ऐसा नहीं है आपको कोई कानूनन सजा मिलेगी। वो बात अलग है कि आपको समाज में थोड़ा सा दूसरी नजर से देखा जाने लगे, आपको उतना एप्रिसिएशन ना मिले, लेकिन इसके लिए आपको डायरेक्टली कोई सजा नहीं दे सकता है। तो ये मोरल अथॉरिटी होती है जो टोटली आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप इसको माने या ना माने। और इसको जनरली सेट किसके द्वारा किया जाता है, रिलीजन के द्वारा सेट किया जाता है, यानी धर्म के द्वारा। इसके साथ ही सोसाइटी के द्वारा सेट किया जाता है। इसका एक एग्जांपल हो सकता है, आप मेट्रो में बैठे हैं और एक वृद्ध व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो जाता है। अब ये आपकी यहाँ पर बस मोरल अथॉरिटी ये कहती है कि आपको खड़ा हो जाना चाहिए और जो सीट है वो वृद्ध व्यक्ति को दे देना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं, अगर आप इस अथॉरिटी को नहीं भी मानते हैं, तो आपको किसी भी तरह से पनिश नहीं किया जा सकता है। फिर आती है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये एक्चुअल में बहुत बड़ा शब्द है। देखिए जनरली क्या होता है कि बहुत बार डायरेक्टली आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, जब वो रेलवे में मिनिस्टर थे तो रेल दुर्घटना की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब देखिए वो खुद तो रेल चला नहीं रहे थे और डायरेक्टली वो किसी तरह से इस घटना में इन्वॉल्व भी नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो इस विभाग के प्रमुख थे तो ऐसे में जो दुर्घटना हुई उसकी जिम्मेदारी लाल बहादुर शास्त्री जी की बन रही थी, और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये क्यों इस्तीफा दिया था, क्योंकि ये उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये उनकी एक तरह से कह लीजिए कि नैतिक जिम्मेदारी थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
अब देखिए अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट है कि जो आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल बिहेवियर, यानी कि जो आपका एथिकल बिहेवियर होता है ये किन किन चीजों से डिसाइड होता है। एक तो देखिए हम लोग दोबारा नहीं डिस्कस करेंगे, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। पर्सनल एथिक्स यानी कि निजी जीवन में आप नैतिक है या नहीं है, इससे डिसाइड होता है। अगर आप निजी जीवन में नैतिक हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए आप अनैतिकता के रास्ते पे नहीं जाएंगे। इसके साथ ही जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इससे भी डिसाइड होता है कि आप एथिकल होंगे या नहीं होंगे। यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं वहां पर डिसीजन किस तरह से लिए जा रहे हैं। मान लीजिए प्योरली इकोनॉमिकल डिसीजन लिया जाता है, यानी कि एक प्रोडक्ट है, अब हमको मान लीजिए पता है कि ये प्रोडक्ट जो है बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बच्चे अगर प्रोडक्ट खरीदेंगे तो और ज्यादा कंपनी को लाभ होगा, तो हम ऐसे में बच्चों को भी ये प्रोडक्ट खरीदने देते हैं। तो ये क्या है कि हम इकोनॉमिकल आधार पर डिसीजन ले रहे हैं, और इसकी वजह से क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अनैतिकता आ रही है। जैसे कि मान लीजिए कि एक टीवी शो है जो बच्चों के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, ज्यादा वायलेंस है, ज्यादा हिंसा है, लेकिन फिर भी इस टीवी शो को जो बच्चे हैं उनको देखने दिया जा रहा है, कोई वेब सीरीज है उसको बच्चों को देखने दिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है यानी कि जो निर्णय लेने का जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से आर्थिक आधार पर आधारित है, और इसी वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अनएथिकली वर्क करेगी। यानी कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो डिसाइड करता है कि जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं वो एथिकल होंगे या अनएथिकल होंगे। इसके बाद आती है लीडरशिप। लीडरशिप का क्या मतलब है कि जिस जो कह लीजिए आपके कंपनी के सीईओ हैं, या अगर आप सरकारी विभाग में हैं तो जो आपके अगर पीएसयू में है तो जो आपके डायरेक्टर हैं, पुलिस विभाग में है तो जो आपके महानिदेशक वगैरह हैं, तो इन लोगों की जो लीडरशिप है जिसके अंदर जिसके कह लीजिए लीडरशिप में आप वर्क कर रहे हैं, तो उन लोगों में अगर एथिक्स है, अगर वो लोग बहुत ज्यादा नैतिक हैं, तो निश्चित रूप से आप भी प्रेरित होंगे इस नैतिकता को अपनाने के लिए। एग्जाम्पल में आप किरण बेदी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिनकी वजह से जो पुलिस विभाग है वो नैतिकता के लिए जाना जाने लगा था। इसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, यानी कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कल्चर क्या है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए कुछ ऐसे भी संगठन होते हैं जहां पर महिलाओं के लिए काम करना बहुत कठिन होता है, इस तरह की कई सारी दिक्कतें सामने आती रहती हैं। जो सीनियर है वो जो जूनियर्स हैं अपने उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, सप्रेस करते हैं। तो जहां पर इस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होगा, जाहिर सी बात है वहां पर एथिक्स नहीं होगी, क्योंकि जब आप किसी को लगातार सप्रेस करेंगे तो फिर वो मजबूरी में कुछ ऐसे रास्ते अपनाएगा जिससे कि वो अपने आप को सप्रेस किए जाने से बचा सके। और आखिरी में देखिए आता है अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। जैसे कि पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग में लोगों को 12-12, 14-14 और 16-16 घंटे काम करना पड़ता है। तो जब इतना ज्यादा किसी के ऊपर प्रेशर होगा, इतना ज्यादा काम होगा, तो जाहिर सी बात है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उतना ज्यादा एथिकल नहीं बन पाएगा। क्योंकि देखिए मानवीय गुणों का विकास तभी होता है जब आपको मानवीय सिचुएशन मिले। अगर आपको इन ह्यूमन सिचुएशंस में डाल दिया जाएगा, अमानवीय दशाओं में डाल दिया जाएगा, तो फिर आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक शायद मानवीय ना बने रह पाए। तो जब आपसे जो परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है वो अनरियलिस्टिक होती है, यानी कि आपसे ऐसी चीजों की अपेक्षा की जाती है जो करना संभव नहीं है, तो भी बहुत बार जो बिहेवियर है वो अनएथिकल हो जाता है। चलिए 3 और शब्दों को हम लोग समझते हैं जो एथिक्स से जुड़े हुए हैं। देखिए 3 तरह के एक्शन हो सकते हैं। पहला एक्शन हो सकता है नॉन मोरल एक्शन। नॉन मोरल एक्शन क्या होगा, आप मान लीजिए एक काम करते हैं जिसका एथिक्स से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आप जो फूड खा रहे हैं उसमें आप वेजिटेबल्स खाते हैं या किन चीजों को खाते हैं, ये एक टोटली नॉन मोरल एक्शन है, इसका कोई लेना देना एथिक्स से नहीं है। तो ऐसे एक्शंस जो डायरेक्टली मोरल वैल्यूज से या एथिक्स से नहीं जुड़े होते हैं वो हो गए नॉन मोरल एक्शन। इमोरल क्या होता है, देखिए इमोरल का मतलब है कुछ ऐसा जो टोटली अनएथिकल है। यानी कि अगर आप मान लीजिए एक वृद्ध व्यक्ति है और उसको परेशान कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये अनएथिकल है, तो इसे कहेंगे इमोरल एक्शन। इसी तरह से फिर तीसरा आता है एमोरल। देखिए एमोरल क्या होता है, यहां पर जो काम किया जा रहा होगा एथिक्स की दृष्टि से वो गलत तो होगा, लेकिन जो व्यक्ति काम कर रहा है वो गलत नहीं होगा। कैसे, मान लीजिए कि एक बच्चा है, अब इस बच्चे को एथिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है, तो ऐसे में अगर ये कोई गलती कर देता है, चोरी कर लेता है या कुछ भी इस तरह की चीज करता है, क्योंकि इसको अभी एथिक्स का कोई ज्ञान नहीं है, ये बहुत छोटा है, 1 साल 2 साल का बच्चा है,
तो इसके द्वारा जो एक्शन किया गया उसको कहेंगे एमोरल। एमोरल इसलिए है क्योंकि इसको मोरालिटी का ज्ञान नहीं है। हाँ, अगर इस व्यक्ति को जैसे ही ये बच्चा बड़ा होता है और इसको ज्ञान हो जाता है मोरालिटी का, उसके बाद भी अगर आप ये अपने अनएथिकल एक्शंस को करता रहता है तो फिर ये एमोरल से बदल के इमोरल में चला जाएगा। अच्छा, एक आपको देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सॉल्व करिए। आगे आने वाले लेक्चर में इसका मैं एक मॉडल आंसर यहीं पे आपसे डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन है मानवता का विकास वस्तुतः नैतिकता का विकास है। 200 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। मानवता का विकास वस्तुतः नैतिकता का विकास है। यानी कि थोड़ा सा समझा देता हूं, जैसे जैसे नैतिकता का विकास हुआ वैसे वैसे मानवता का विकास हुआ। इस चीज को आपको समझाना है। अगले पार्ट पे आते हैं। अब देखिए जो आपके ह्यूमन एक्शन है इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये किन चीजों से प्रेरित होते हैं, यानी कि किन चीजों से मोटिवेटेड होते हैं। देखिए दो तरह के एक्शन होते हैं, एक तो एक्ट्स ऑफ ह्यूमन, दूसरा ह्यूमन एक्ट। इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि यही जो छोटी छोटी बारीक चीजें हैं आप वहीं पे गलतियां करके आएंगे। देखिए एक्ट्स ऑफ ह्यूमन क्या है? ऐसी चीजें जो आप अपने आप करते हैं, जैसे कि सांस लेना या फिर आपकी जो दिल की धड़कन है, जो आपका पाचन तंत्र है। इस तरह से फिर हमारे जीवन में बहुत सी चीजें होती हैं जो हम आदत के हिसाब से करते हैं, अपनी हैबिट के हिसाब से करते हैं। तो ये क्या है? एक्ट्स ऑफ ह्यूमन है। यानी कि यहाँ पर आप कुछ भी जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा है। ह्यूमन एक्ट क्या है? जो आप सोच समझ कर करते हैं। यानी कि आपके घर में जो आपके आसपास के व्यक्ति हैं उनको आपको सम्मान देना है या नहीं देना है, आपकी सोसाइटी जो है वहां पर आप कैसे बिहेव करते हैं, ये सब आता है ह्यूमन एक्ट से संबंधित। यानी कि यहाँ पर आप डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरह से काम करना है। अब देखिए ये जो ह्यूमन एक्ट है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से होते हैं, यानी कि जो हम लोग काम करते हैं वो किस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसी काम को करना है या नहीं। एक तो हमारा ज्ञान यानी कि हमारा इंटेलेक्ट। देखिए अगर आपको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है कि ये सही है या गलत है तो फिर ये नहीं कहा जा सकता है कि आपने एक गलत काम किया। उसका कारण है कि आपके पास उस चीज की नॉलेज नहीं थी। जैसे कि आप एक हॉस्पिटल में हैं और आपके सामने एक जो पेशेंट है वो मर जाता है, वो बहुत ज्यादा बीमार था और अगर उसको सही समय पे मान लीजिए एक इंजेक्शन है वो दे दिया जाता तो उसकी डेथ नहीं होती। अब ऐसे में क्या है, क्योंकि आपके पास इस चीज की नॉलेज नहीं थी तो ये नहीं कहा जा सकता है कि आपने कुछ भी गलत किया। लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरी चीज भी होती है, फ्री विल। फ्री विल क्या होती है कि कई बार आपके पास डिसाइड करने का अधिकार होता है। जैसे कि आप मान लीजिए एक अस्पताल में एक कर्मचारी है। अब क्या होता है कि आज जो अस्पताल है वहां पे स्टाफ कम है और आपकी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। तो अब अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद भी आप यहाँ अस्पताल में रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिसाइड होता है। क्योंकि अब आपकी शिफ्ट तो खत्म हो चुकी है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर उसके बाद भी आप एक रुकने का फैसला करते हैं तो ये आपकी फ्री विल है, क्योंकि आपके पास नॉलेज तो है लेकिन अगर आप चाहें तो जा भी सकते हैं। तो ये दो चीजें हो गई जो आपके ह्यूमन एक्ट को डिफाइन करती हैं, यानी कि आप किस तरह से एक्शन लेंगे। एक तो आपकी नॉलेज और दूसरी आपकी फ्री विल। इसके बाद देखिए आते हैं कि एथिक्स के मार्ग में, यानी कि जो आप काम करते हैं जो भी आपके कार्य हैं उन कार्यों को एथिकल होने या अनएथिकल होने के पीछे अवरोध क्या होता है, यानी कि क्या कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से कुछ अनएथिकल एक्शन हो जाते हैं। देखिए कई बार तो अज्ञान, जैसा कि अभी हम लोगों ने कहा कि आपको पता ही नहीं है कि जो आप कर रहे हैं ये गलत है, तो ऐसे में काम अनएथिकल होता है। वैसे ही कई बार हम लोग कुछ चीजों के प्रति बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं तो ऐसे में देखिए अक्सर जो हिंसाएं हो जाती हैं, जो इस तरह के दंगे हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसके पीछे यही पैशन वर्क कर रहा होता है। हम लोग किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा आक्रोश में आ जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, कुछ अनएथिकल काम हो जाते हैं। फिर आता है आपका भय यानी कि फियर। अगर आप किसी चीज से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं तो ऐसे में भी संभावना होती है कि आप अपनी रक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ अनएथिकल वर्क कर सकते हैं। अब देखिए फाइनली वो फैक्टर्स आते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका कोई काम एथिकल है या नहीं है। तो देखिए इसमें आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट, सर्कमस्टेंस और इंटेंशन, यानी कि आपने किस इंटेंशन के साथ काम किया, आपका जो काम आपने किया है उसके पीछे उद्देश्य क्या था, उसके पीछे किस तरह की परिस्थितियां काम कर रही थी। इन सभी चीजों को देखने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि कोई काम जो है वो एथिकल था, मोरल था या नहीं था।